करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की और वीरोर में रहेंगे आपके साथ। और मेरे साथ शो में हमारे साथ शो में रादर आशीष भैती जी और मानस जयसवाल जी पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। निर्मल मांग से विकास सालुंके और मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल से। साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर इनक्रेड एक्विटी से गौरव बिस्सा होंगे और तिमाही नतीजों पर सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी होंगे। एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी में अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी, जैसा वीरू मेंशन कर रहे थे, मार्केट गिरा ज़रूर लेकिन परसों का लो नहीं तोड़ा और अब निफ्टी 25,600 के कस्प से थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ। बैंक निफ्टी में प्रेशर है लेकिन वो भी रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाहर है आज। एस्ट्रल आपका स्टॉक ऑफ द डे बन चुका है, अब 6.5% ऊपर एस्ट्रल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। एशियन पेंट्स, पेटीएम, पिरामल फार्मा लेकर आइए एक बार ज़रा, शानदार रिएक्शन यहाँ पर पिरामल फार्मा में आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया, ब्लू स्टार, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़त दिखाई देगी। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर के जो मीटिंग हुई है इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम, उनके कुछ विजुअल्स, हमारी जो चैम्पियंस हैं उनके साथ टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो काफ़ी समय से नॉक कर रही थी एक वर्ल्ड कप ग्लोरी की 2017 से। अगर आपने वो 2017 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और उस दिन से खैर मैं फ़ैन हूँ वैसे उनका। इसके अलावा ऑब्वियसली बाकी स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आपको दिखाई देगी। चलिए बीरू के पास चलते हैं और ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बीरू जी चलिए, तो एक छोटी सी यहाँ पे अनुज ने प्रस्तुति करी आपको कि मार्केट में तक क्या हुआ बिहेवियर। निफ्टी ने अभी तक मंगलवार के लो को नहीं तोड़ा है। दैट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द लोअर साइड। आशीष भैती जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, विकास जी और अरुण कुमार मंत्री फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। अरुण, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। नो डाउट निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन में लग रहा है। अडानी पोर्ट्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 1462-63 के आसपास चल रहा है। 1442 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1498 तक के टारगेट्स अडानी पोर्ट्स में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक कैश मार्केट से रहेगा। एससीआई में खरीदारी की सलाह है। 257 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 274 तक के टारगेट्स शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट में सेटअप अभी भी एक वॉलेटाइल देखने मिल रहा है, ऊपर नीचे करते हुए देखने मिल रहा है, बट स्टॉक पे सिर्फ एक मोमेंटम देखने मिलेगा। पहले तो टाटा कंज्यूमर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। करंट लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है। 1180 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1160 का स्टॉप लॉस रख के टाटा कंज्यूमर को बाय किया जा सकता है। 1220 1230 के टारगेट ऊपर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा बाय कॉल रहेगा वो है रेडिंगटन में एक अच्छा मूव देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे जिस हिसाब से एक डाउनफॉल देखने मिला था और आज ऑलमोस्ट 10-11% का एक अप मूव देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 294 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट भी होता है तो भी नीचे में 272 इंपॉर्टेंट स्टॉप सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा। तो रेडिंगटन मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा। 272 के स्टॉप लॉस से 294 का टारगेट। ओके, रेडिंगटन आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ऐसे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 379 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 395 एंड 405 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो कैम्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक फ्रेश गिरावट देखने मिल रही है और अहम सपोर्ट जोन नहीं तोड़ता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है और 3800 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 3700 एंड 3650 दो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए अनुज जी, पहले पेटीएम पे खरीदारी करेंगे जहां पर स्टॉक ने वापस अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो 1294 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1355 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो सेकंड स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। रिलायंस में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज रैली रिज्यूम हुई है। तो रिलायंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1479 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1540 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे रिलायंस पे आपके बाय कॉल है। याद रखिएगा, रिलायंस पे जब भी कोई बाय कॉल हो और व्यू एक्सप्रेस किया जाए, वेदर इट्स शॉर्ट और लॉन्ग,
कृपया एक निजी राय जरूर रखें इस ट्रेड से संबंधित। निफ्टी में एक फिर डिप आता हुआ, और मैं जैसे ही इस कॉल पे मैं इसको सुन रहा था, मैं देख रहा था कि पुट सारी की सारी निफ्टी की डे हाई पर एक 640 तक का अटेम्प्ट लिया, फिर क्रैक होता हुआ 25,609, पर अभी तक हमने एक सुरक्षित 28 पॉइंट्स का डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ प्रेशर पॉइंट्स को लेके आइए, बात करते हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। आज पेन है 2387 अदानी इंटरप्राइजेस। अरुण, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग था, फॉर्मेशन थी, लेकिन वो कोलैप्स हो गई। अब यहाँ पे सारे एवरेजेस टूटे हैं। इस सेलिंग प्रेशर पे आपका टेक, अब ये कहाँ तक ड्रिफ्ट होगा, कहाँ तक गिरने की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? ये मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है और सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो 2340 तक तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना ही चाहिए। 2340 2330 वहां पे एक सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, जो फिबोनाची लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ से भी 30 से 40 रुपए की गिरावट आ सकती है। जिनके भी शॉर्ट्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। जिनके पास अगर शॉर्ट्स है 2340 के आसपास आता है तो वहां पे कवर करके चल सकते हैं। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस आपके स्क्रीन पे ये डेलो पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 25,600 लीजिए, 25,600 निफ्टी पर ब्रीच हुआ है। अभी अभी बात करते करते कैपिटल मार्केट थीम जो शुक्रवार को काफ़ी कोलैप्स हुई थी, उसमें बीएससी आज भी कैम्स बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। टोरेंट पावर को देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का केस है। गोदरेज सीपी में एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल डेलो पे आके ट्रेड कर रहा है। और पावर ग्रिड, लुक एट पावर ग्रिड 268। आशीष, पावर ग्रिड में शॉर्टिंग भी हुई थी शुक्रवार को, सबसे बड़ा शॉर्ट था यहाँ पे। 21 मार्च 2025 से लेकर अब तक का पूरा बेस वायलेट हुआ। कैसे ट्रीट करेंगे आप इसको अब? जी वीरेंद्र जी, फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से अभी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिली है, हमें लग रहा है यहाँ से और फर्दर स्लाइड हो सकता है और 260 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो अनदर 5 से 6% की गिरावट यहाँ और देखने शायद मिल सकती है। पुट के थ्रू खरीद इसे ट्रेड करने की सलाह रहेगी तो 270 टू 50 जो एटीएम पुट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 7 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 5 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 12 रुपए तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, पावर ग्रिड आपका इस वक्त पेन में डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अब टिक बाय टिक चार्ट पे अब हम शुक्रवार के लोज की ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं। यस, इनफैक्ट उसको वायलेट कर दिया। इट्स 585 जो शायद लो की ट्रैजेक्टरी थी, तो मोर और लेस हवा उसके नीचे ट्रेड करते हुए पेन है। और बैंक निफ्टी 57,662 पे आके ट्रेड करता हुआ, यानी अब हम बैंक निफ्टी पर ऑलमोस्ट शायद उसको मार्क नहीं कर पाऊँ, नहीं, बट इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में 57,660। और कहाँ कहाँ पेन है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस पेन को, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइए। गोदरेज सीपी का जिक्र मैंने किया था। कंटेनर कॉर्प, पावर ग्रिड, बीडीएल में क्रैक है 1444। अरुण, बीडीएल पे आपका टेक क्या हुआ? अब हम यहाँ पर भी वो सितंबर के लोस को रिविजिट कर रहे हैं। अच्छा, निफ्टी को एक बार रखिए, फिर मेरे बात करते करते 40 पॉइंट ऐसे शायद हुए कि पूछिए मत। जस्ट लाइक होता है ना, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, वैसा ये क्रैक था। अरुण, टेक बीडीएल पे आपका? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है बीडीएल में ब्रेकडाउन हुआ है 1480 के नीचे, जो कल एक साइन देखने को मिला है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला है और 1410 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। तो क्लियर वीकनेस है, लगभग 3 से 4 हफ्तों का लोज भी टूटे हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है ड्रिफ्टिंग नीचे की तरफ आ सकती है। 1410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 1410 1400 वहां पे हो सकता है एक बार स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। अनुज, मतलब ये बीते 80 पॉइंट, आई मीन 640 से 560 ऐसे निकले कि पूछिए मत। वो 20 डेमा के एसएल्स ट्रिगर हो रहे हैं क्या अनुज? क्या राय रहेगी इस बिहेवियर पे मार्केट के? अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, क्योंकि बीच में एक बार देखिए आपने उसको डिफेंड किया, जैसे हम कह रहे थे ना वीरू की दिल कह रहा है कि कुछ की रिकवरी, लेकिन दिमाग कहता है कि मार्केट में शॉर्ट पर ही पैसा बनेगा। इस समय पैसा सेल ऑन रैली पे बन रहा है, ये फैक्ट है। और सुबह रैली फेल हुई, उसमें पैसा बना और एग्जैक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में ही मार्केट 25,650 से 25,700 का वो जोन था, वहीं पर फेल हुआ और वहीं से मार्केट फिसला। अब देखते हैं लोअर लेवल पर हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन ट्रेंड ख़राब है मार्केट का। और आज तो मिड कैप ने शुरुआत की डिक्लाइन की, तो वो ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि शुरुआत होते ही एडवांस डिक्लाइन ख़राब हो गया। ऑलमोस्ट 1:3 का एडवांस डिक्लाइन हो गया। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला था।
अगर पंकज जुड़े हैं हमारे साथ तो बताइएगा, वरना इस समय थोड़ी सी दिक्कत मार्केट में। निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे वीरो। जी, हम डीलों पे आके ट्रेड करते हुए, और पेन है बैंक निफ्टी 57,633 पे, सिंजन फार्मा स्पेस में ये डीलों पे आके ट्रेड करता हुआ, और इंडियन होटल्स पोस्ट नंबर 718 पूरा क्रैक हुआ ये। अच्छा, एक बार इंडियन होटल्स स्क्रीन पे रखिएगा। यहाँ पर विकास क्या टेक होगा आपका? आई मीन ये स्ट्रक्चर पहले से ही कमज़ोर था। कमज़ोर मतलब उसको क्या हम सर्टिफाई करें? इसने सबसे बड़ा टाइम स्पेंड किया 200 डेमा के नीचे फ्रॉम आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स। फाइनली ये जो पूरा का पूरा जोन है जो नवंबर 2024 से लेकर अब तक का, जिसका लो कहीं ना कहीं 710 705 के आसपास है, क्या ये अंडर द थ्रेट है? क्या इसके वायलेशन होने के चांसेस हैं आपको लगते हुए? जी वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल अगर आप इसका पूरे साल भर का भी व्यू देखोगे तो 850 860 के आसपास एक हाई बनाने के बाद ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड होते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही है जो 4-5 महीने पहले का जो 710 के आसपास का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो वीकली चार्ट पे तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन दिखा रहा है कि अगर वो ब्रेक होता है तो ये नीचे में और जा सकता है। 660 670 के आसपास की रेंज नीचे में ओपन होते देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो सेटअप जो है इसका वीक है। अगर ये 710 के नीचे अगर फिसलता है तो और भी प्रेशर बिल्ड होते हैं देखने मिलेगा। तो इमीडिएट वहां से एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा 670 के आस तक नीचे की तरफ का। ऊपर में हालांकि 735 का एक इम्पोर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक 735 के ऊपर नहीं आता है तब तक यहाँ पे रिवर्सल नहीं देखने मिलेगा। ओवरऑल सेटअप नेगेटिव। यहाँ पे इंडियन होटल्स क्रैक होता हुआ, बैंक निफ्टी डे लो पर, और जो अनुजर में शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे कि एफआईएस की सेलिंग टारगेट कर रही है, आईसीआईसीआई बैंक को एफआईएस की सेलिंग टारगेट कर रही है, एचडीएफसी बैंक को। हमने एचडीएफसी बैंक पे 50 डेमा के वायलेशन को खेलने की बात की थी। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में एचडीएफसी बैंक में रिकवरी है, बट याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक का आज का लो एग्जैक्टली है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये जो रिकवरी आई है ना, और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था 14 अक्टूबर को, एग्जैक्ट लो था आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और कहाँ कहाँ पे प्राइस डैमेज है उसमें आप एक बार नाल्को को लेके आइए। मेटल स्पेस में आज हिंडाल्को की सेलिंग ने, हालांकि याद रखिएगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान था, है ना, बट ये धीरे धीरे पूरे मेटल्स में अगर आप देखें तो जा रही है। इस पर एक टेक लेते हैं। आशीष बहती जी, आप कैसे ट्रीट करेंगे नाल्को को? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका आई थिंक आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका 20 डेमा ब्रीच कर रहा है, जो कि किसी भी एक ट्रेडर का, लॉन्ग ट्रेडर का एक की सपोर्ट होता है, वो वायलेट होता हुआ। वीरेंद्र जी, यहाँ तो जो लॉन्ग है उन्हें तो सर्टेनली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करे अगर जो इन्होंने लोअर लेवल्स पे या सितंबर मिड के करीब लॉन्ग बनाया होगा तो यहाँ पे इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट किया जा सकता है। 232 का स्टॉप लॉस रखना है, जिस हिसाब से अभी इसमें गिरावट देखने मिल रही है और पूरे मेटल स्पेस में एक प्रॉफिट टेकिंग अब हावी होते हुए देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक स्लाइड होकर 222 तक का भी जोन दिखा सकता है। मेटल्स चलिए अब बात करते हैं सुज़लोन के नंबर्स की। हमारे साथ नंबर्स अच्छे रहे हैं कंपनी के। हमारे साथ कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी जुड़े हैं। चलसानी जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो थोड़ा सा नए सीएफओ जी के बारे में बताएं। ये जो एसआरएफ से आए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं मार्केट को, क्योंकि आपके पिछले सीएफओ काफ़ी आपके लिए बड़े, आपकी रीरेटिंग में उनका भी काफ़ी बड़ा अहम योगदान रहा था। तो मार्केट थोड़ा ये जानना चाहेगा कि वो कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा जी। ये एन एस्टैब्लिश्ड सीएफओ है, तो एसआरएफ से आ रहा है, वो बिजनेस हैंडल कर रहा है हमारा, बिजनेस टू बिजनेस। ऑब्वियसली ही इज एक्सट्रीमली शार्प एंड गुड, दैट्स द रीजन वी सेलेक्टेड हिम एंड वी गिवन द फुल background of Rahul Jain when we announced also, and pretty confident that he will do very well. अच्छा, अब अपनी गाइडेंस के बारे में बताएं। आप काफ़ी अहेड हैं अपनी गाइडेंस से सारे पैरामीटर्स पर। करीब करीब 60% ग्रोथ की जो आपकी गाइडेंस थी, तो अब FY26 में अगर आप कोई एक फ्रेश गाइडेंस देना चाहें तो वो क्या होगी? 60% होगी अनुज। चेंज नहीं करेंगे उसे अभी? I think we given a guidance at the beginning of the year. We would like to maintain the same 60%, and let's see at the end of the year for the next year. But this year we still maintain 60% guidance. We don't want to revise between the year.
in between the क्यों year. ऐसा क्यों? आपके लिए तो सेकंड हाफ उल्टा और ज्यादा मजबूत ही होता है, और अगर फर्स्ट हाफ में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो सेकंड हाफ में तो उल्टा और ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। लास्ट ईयर के भी सेकंड हाफ बहुत अच्छा था ना, आप जानते हैं इस बारे में अच्छा किया ना, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी सेकंड हाफ बहुत अच्छा था. So therefore, relatively the base is higher in second half compared to the first half in last year. So therefore, we need to look at that. When we gave 60%, obviously, unless we do more than 60% in the first half, at the end of the year, you can't maintain 60%. So अभी first half में आप देखेंगे हमारा revenue 70% से ज़्यादा हुआ है, and profit and EBITDA got doubled. So therefore, we are pretty confident whatever we gave 60%, the growth will be there by end of the year. In spite of the fact that H2 of last year, we performed very well, especially in the Q4, if you remember, we had done about 577 megawatts. So we need to keep that in mind. So therefore, we maintain that 60% growth, but there is no revision in between the year. Anuj. ओके ओके सर, जिस प्रकार की ग्रोथ आपने रजिस्टर करी, दैट्स गुड, बट ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट एंड स्पेशली मैं जो मार्जिन्स के नंबर देख रहा था आपके 18.6% वर्सेस 14% वाई बाय, एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है. ये मार्जिन्स सस्टेनेबल हैं या नहीं, और सेकेंड हाफ के लिए आपका मार्जिन्स का आउटलुक क्या होगा? देखिए, हम हमेशा ये बताया कि विंड टर्बाइन बिजनेस में तो आफ्टर यू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट and entire the margin get into EBITDA, okay, whatever the margins are there, because we recovered our fixed costs, we recovered everything. Because now the volumes have gone up significantly compared to last year to this year, therefore the EBITDA will increase accordingly. As the volumes keep growing, our EBITDA margins will keep increasing because our costs will get recovered at a particular volume. Beyond that, everything flows into the EBITDA. ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आपकी 6 गीगावाट की है इस वक्त, और इसमें से अगर आप थोड़ा सा मुझे इसका मिक्स बताएं, कितना डोमेस्टिक, कितना ओवरसीज, और एग्जैक्टली ये कितने टाइमलाइन में एग्जीक्यूट होगी सर? अभी 6.2 गीगावाट्स है as on 30th September, completely domestic है ये. Execution would be in the next 18 to 24 months, and इसमें about 51% is C&I and 14% is public sector and 35% is from the auctions, the bidding. That's the thing, and we continue to give guidance that our C&I segment would continue to be 50% or more, and C&I and PSU would continue to be our target customers. And the second in the order book is that right now it is 20-80, 20 is EPC and 80 is non-EPC. And we now gave a guidance that by FY28 we will become 50-50. 50% would be EPC contracts and 50% would be non-EPC contracts, which would significantly give us advantage, competitive advantage. Plus, it allows us to do projects much quicker because we have full control, and we can supply more turbines because projects become faster, and also it improves our margins when EPC's share increases. चलिए, शुक्रिया चलसानी साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए. थोड़ा आज ऑडियो में दिक्कत आ रही है, वरना इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते थे. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और CIO पंकज टिब्रेवाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे. पंकज जी, गुड मॉर्निंग. क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट को? पिछले जो अक्टूबर में इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एकदम से इस तरीके का प्रेशर मार्केट के ऊपर, क्या व्यू रहेगा आपका? आई थिंक अनुज जी, ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स भी आए हैं एंड रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेशन हैं. हमने 3-4 दिन पहले मार्केट्स के टोटल रिजल्ट्स को देखा था, तो 500 टॉप कंपनियों में 214 कंपनियों ने नतीजे डिक्लेयर किए थे, और दूसरी तिमाही के प्रॉफिट ग्रोथ इन 214 कंपनियों के करीबन 14% की थी, विच इज मच हायर. और अगर इसमें से मैं BFSI को निकाल दूं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि फ्लैटिश टू मार्जिनल डी ग्रोथ रहा है इस बार बैंकों के नतीजों में, तो दूसरी तिमाही के नतीजे 20% की अर्निंग्स ग्रोथ पर है. और काफी सेक्टर्स लाइक कमोडिटी में देख लें तो नॉन फेरस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, ऑयल एंड गैस का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, सीमेंट ने काफी ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रदर्शन किया. तो ब्रॉडली अगर हम नतीजों को देखें, जिस पर लोगों को थोड़ा डाउट था इस तिमाही के नतीजों को लेके, आई थिंक वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है. 10 दिन और बाकी है, हम देखते हैं कि कैसे होता है, बट ओवरऑल नतीजों का सीजन अच्छा चल रहा है. दूसरा अगर हम देखें तो थोड़ा सा नर्वसनेस मुझे लग रहा है बिहार इलेक्शन को लेके है.
जो मार्केट प्री पोजिशनिंग कर रहा है कि अगर थोड़ा वहां नतीजों में प्रॉब्लम आई और थोड़ा एफआई की सेलिंग वापस रिज्यूम हुई है, ये दो चीज को अगर मैं हटा दूं जो टेम्परेरी हो सकती है, बाकी डायरेक्शनल मुझे लग रहा है मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग टेक्सचर बदल रहा है और हम काफी टाइम के बाद लास्ट 2-3 महीने से मार्केट पर पॉजिटिव है। हम जब अपने टीम के साथ बैठ रहे हैं तो मोर बॉटम अप बाई आइडियाज निकल रहे हैं जो लास्ट 1 साल में नहीं हुआ था और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 महीने जब भी जहां मार्केट कंसोलिडेट कर ले, बट ट्रिगर्स यहां से मार्केट के लिए अपसाइड पर है। 2-3 वजह बताऊंगा। पहला, हम इस बार इस कैलेंडर ईयर में हम सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। मार्केट लाइक ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, यूएस, ताइवान, कोरिया, चाइना सब 30 से 50-60% ऊपर है इस कैलेंडर ईयर में और हम मार्जिनली पॉजिटिव हैं। सेकंड, अगर हम देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमें लगता है कि इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब भी 24-25% का इमर्जिंग मार्केट से अंडर परफॉर्मेंस होता है तो अपने घरेलू मार्केट वापस तेजी से रफ्तार से आते हैं। सेकंड, अर्ली साइंस दिख रहा है अनुज भाई, जहां पर हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि एआई का बबल बहुत बड़ा बन रहा है। लास्ट फ्यू इयर्स में जो एफआई की सेलिंग हुई, हम देख रहे थे कि हमें एआई लूजर माना जा रहा था, लेकिन अगर ये बबल कहीं भी फटा तो एफआई का फ्लो वापस देश में आ सकता है क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड मार्केट है। एक छोटा सा आपको डेटा देता हूं। एमएससीआई ताइवान को अगर हम देखें, वहां एक कंपनी है टीएसएमसी, वो 60% ऑफ द इंडेक्स उनका वेटेज है, तो पूरा मार्केट एक कंपनी के ऊपर है। हम कोरिया में आते हैं तो वहां एक सैमसंग करके कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्ग्लोमरेट है, उसका वेटेज एमएससीआई कोरिया में करीबन 30% प्लस का वेटेज है। तो ये सारे मार्केट में जो पैसा गया है लास्ट 6-8 महीनों में, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एक या दो स्टॉक 30 से 50% ऑफ मार्केट है। और अगर हम विश्व को भी देखें तो अभी यूएस में टॉप 10 स्टॉक 42% हो गए मार्केट कैप के, वहां के एसएनपी के, और यूएस मार्केट विश्व का 70% का मार्केट का शेयर हो गया है। तो ये 10 कंपनियां 30% ग्लोबल मार्केट शेयर हो गई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और मुझे लग रहा है कि ये जो एआई का पूरा स्कोप चल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में फ्रॉथ आने लगा है और वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये जब भी ब्रेक हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ हो सकता है, जो हमने 2 दिन पहले देखा, जहां पर एशिया मार्केट 4 से 5% डाउन थे। अच्छा पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज के प्राइस पे भी अगर आप देखें और बीते 1 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस में, जब निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, आपने पीएसयूज के नंबर देखे होंगे, अव्वल दर्जे के नंबर थे इस बार। एसबीआई ने लीडरशिप रखी अपने पास। उसी वक्त एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कोलैप्स, जिसको शायद एफआईएस टारगेट भी कर रहे थे, वो थोड़ा सा अगर आप देखें समझ से परे था। इस इंडिकेटर को और इस प्राइस बिहेवियर को विद इन बैंक्स आप कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ से हमारी अप्रोच बैंक्स पे क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? तो वीरेंद्र भाई, बैंक्स पर हम काफी पॉजिटिव है। हमें लग रहा है कि यहाँ से जो निम के प्रेशर थे, बिकॉज जो आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर कम किया, वहां से अब नेक्स्ट 2 तिमाही और FY27 में हम बैंक्स के नतीजों में बढ़ोतरी देखेंगे। और इसके 2 कारण हैं कि जो एनआईएम का प्रेशर था वो अब खत्म हो रहा है, बिकॉज डिपॉजिट रीप्राइसिंग अब स्टार्ट होगी और लोन की जो रीप्राइसिंग होनी थी वो हो गई। सेकंड, जो एसेट क्वालिटी में हमने पेन देखा था लास्ट 3-4 तिमाही से, वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे है और आने वाले समय में जितनी भी कमेंट्री बैंकों के नतीजे के आए हैं, उन्होंने स्टेबल टू बेटर पॉजिटिव एसेट क्वालिटी पर फोकस किया है। और प्लस अगर एसबीआई के आप नतीजे देखो तो पहली बार उन्होंने प्राइवेट कैपेक्स का पिकअप बोला है और उनका लोन ग्रोथ इस बार डबल डिजिट में था। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ बेटर सिचुएशन। एनबीएफसीज ने पहले ही रिस्पॉन्ड कर दिया बिकॉज उनके नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए। बैंक्स अब यहाँ से फॉलो करेंगे। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने में बैंक्स पर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। और आपने देखा पीएसयू बैंक्स 52 वीक हाई पर है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 52 वीक हाई पर है। तो क्लियरली नतीजे बैंकों में जितना खराब सोचा था उतना खराब नहीं है
पीएसयू बैंक्स ने बेटर प्रदर्शन किया है लास्ट 3 महीने का भी, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखो कंपेयर टू प्राइवेट। अब हमें लगता है आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में प्राइवेट बैंक्स भी बेटर प्रदर्शन करेंगे। पंकज जी, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज थोड़ा सा आपसे बातचीत छोटी होगी क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो अभाव था रहा उसको अगली बातचीत में हम पूरा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, नहीं तो तरक्की, जितनी तरक्की इंसान कर रहा है कुछ ना कुछ तो खामियाजा भी होगा ना उसका, यही एक खामियाजा था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। फिलहाल एक ब्रेक, एक काम करते हैं, मार्केट्स को देखते हैं। निफ्टी डे लो इट्स 25540 और बैंक निफ्टी 57,637 पर ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले चलते हैं, लेकिन इस दिक्कत भरे माहौल में आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए श्रेया और कंचन मौजूद रहेंगी थोड़ी सी ब्रेक के बाद।